Hello everyone, welcome to BPSC Concept वाला. Today we are going to discuss the important questions of modern history from the test number 5. हम लोग जो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जो आपका टेस्ट हुआ है टेस्ट नंबर 5, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री के वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये थोड़े से लीग से जो आपका जो कन्वेंशनल सवाल पूछा जाता है उससे थोड़े से हट के सवाल है, ताकि आप जब रिवीजन करते होंगे या जब पढ़ते होंगे तो जो छोड़ देते हैं ना थोड़े से सवाल कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो वैसे वैसे सवाल लिए ताकि आपका जो तैयारी हो वो क्या हो, फुल प्रूफ हो जाए. ठीक है, ऐसे सवाल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सवाल को हम बोलते हैं टेंजेंट क्वेश्चन, जो क्या है आपका जो तैयारी का बाउंड्री है ना उसको टच करके चला जाएगा. तो आज हम टेंजेंट सवाल देखेंगे, वैसे सवाल जो थोड़े से जब आप रिवीजन करते हो तो आपको मुश्किल लगता होगा या छोड़ देते होंगे. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस सुनना है ना. आपको नोट्स में अगर कोई ऐसा फैक्ट बता दे जो आपके नोट्स में नहीं हो उसको ऐड कर लेना है. ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम में महज 20 दिन बचा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ही ध्यान देंगे, है ना. नया चीज़ एकदम ही नहीं पढ़ेंगे, और हम आपको जो बताएंगे वो भी नया चीज़ नहीं होगा कि कोई एकदम नया चीज़ बता देंगे, कोई तूफ़ानी बता देंगे, नहीं. उसी को हम बस आपको रिवाइज करवा देंगे, थोड़ा स्टोरी बता के, कुछ वैसा कहानी बता के, है ना, कुछ फ़नी तरीके से, ताकि आपको वो याद रह जाए. ठीक है, तो पहला सवाल जो है वो आपका पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 12 जून 1947 को गठित पार्टीशन कमेटी या विभाजन समिति के सदस्यों में नहीं था. ठीक है, कौन था ये आपको पता होगा, कौन नहीं था ये आपको बताना है. कि जो पार्टीशन कमेटी बनी थी कब बनी थी, जून 12 1947 को, तो उसमें कौन नहीं थे. अब आपको थोड़ा सा हम इसका स्टोरी बता देते हैं. पार्टीशन कमेटी ये था, पार्टीशन कमेटी के जो लोग मेंबर थे, तो जो पार्टीशन कमेटी है ना वो बनती है 12 जून 1947 को. ठीक है, इसके चेयरमैन कौन बनाते हैं, चेयरमैन बनते हैं माउंटबेटन. माउंटबेटन को भेजा गया था क्या कि आप जाइए, जब यहाँ कैबिनेट मिशन आया था तो बोला गया था आप जाइए और वहाँ इंडिया को आज़ाद करवा के ही आइएगा, है ना, इंडिया को अपने हाथ में उसका कमान सौंप के आइएगा. तब ये आते हैं और इनको लगता है कि इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए, तो ये पार्टीशन करने के लिए कमेटी बनाते हैं. जब कमेटी बनाते हैं उसके पहले का थोड़ा सा बता देते हैं कि पार्टीशन से पहले जो हल्ला होता है उसमें क्या होता है कि एक राजगोपालाचारी साहब होते हैं, तो वो अपना फॉर्मूला लेके आते हैं कब, 1944 में, और वो बोलते हैं कि ये फार्मूला अपनाइए. मेनली डिस्प्यूट किस में था, कांग्रेस और लीग में, मुस्लिम लीग में. तो ये दोनों को वो चाहते हैं राजगोपालाचारी साहब, ये दोनों मिल के बैठ के बात करके सोल्यूशन निकाले और हमारे देश का पार्टीशन ना हो, विभाजन ना हो. ठीक है, तो 1944 में वो राजगोपालाचारी फार्मूला लेके आते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है हमारा, है ना. जिन्ना साहब कौन से पता है, दैट गाय फ्रॉम पंचायत, जो भूषण है ना, जो गलत नहीं होता है लेकिन हर आदमी को चुभता है. ठीक है, तो जिन्ना का वो वही समझ ले, तो जिन्ना मानते नहीं है. उसके बाद उस समय गांधी जी जेल में होते हैं, तो गांधी जी को हेल्थ इशू के उनको जेल से बाहर भेजा जाता है, तो गांधी और जिन्ना का एक बात होता है. ठीक है, उसके बाद वहाँ भी बात नहीं बनती है, ये टू नेशन थ्योरी पड़े रह जाते हैं जिन्ना. उसके बाद एक देसाई और लियाकत पैक्ट आता है 1945 में, देसी और लियाकत. ठीक है, देसाई कौन होते हैं कांग्रेस के, और लियाकत कौन होते हैं जो बाद में पाकिस्तान के वजीर आलम बनते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आज़ाद पाकिस्तान के. ठीक है, तो 1945 में वो आता है, और उसके बाद भी नहीं होता है तो बेबल प्लान आता है. ठीक है, बेबल प्लान 1940, उसके बाद इलेक्शन होता है, फिर कैबिनेट मिशन होता है, उसके बाद माउंटबेटन आते हैं और वो पार्टीशन कमेटी बनाते हैं. पार्टीशन कमेटी बना देते हैं वो 12 जून 1947 को. ठीक है, तो जो मेन पार्टियां थी उसके जो चीफ थे, जो मेन हेड थे बात करने के लिए, उसको बुलाया जाता है. ठीक है, तो कांग्रेस से जो है वो दो लोग जाते हैं, एक पहले तो हमारे सरदार पटेल साहब जाते हैं. ठीक है, और दूसरे राजेंद्र बाबू जाते हैं. और लीग से कौन जाएंगे, मुस्लिम लीग से. मुस्लिम लीग से भी दो लोग जाते हैं. पहले जाते हैं लियाकत अली और दूसरे हैं अब्दुल रब निसार. ठीक है, अब्दुल रब निस्तार. ठीक है, बाद में अब्दुल रब निस्तार जो हैं इनको रिप्लेस कौन करते हैं, जिन्ना. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और लियाकत अली और अब्दुल रब निस्तार बाद में रिप्लेस कौन करते हैं, जिन्ना, जो मुस्लिम लीग से जाते हैं कि पार्टीशन कैसे होना चाहिए, कितना एरिया किसको जाना चाहिए, ये सब बात करने के लिए कमेटी में. ठीक है, बाद में यही जो पार्टीशन कमेटी होती है वो पार्टीशन काउंसिल में जब बदलता है तब ये जिन्ना साहब इनको रिप्लेस करते. ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि राजेंद्र बाबू थे, हाँ, वल्लभ भाई पटेल था, ये दोनों तो कांग्रेस को लीड किए. अब्दुल रब निस्तार ये भी किसको लीड किए थे, ये मुस्लिम लीग को किए. तो बच गए कौन, जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं थे. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल पे. अगला सवाल जो हमारा क्या है कि जो निम्नलिखित कथन लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट्स है उस पर विचार करना है, कंसिडर करना है. क्या है कि वेवेल की योजना की विफलता के बाद
सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की जिसमें संवैधानिक गतिरोध का समाधान प्रस्तावित किया गया। क्या कह रहा है कि जब बेबल प्लान आया था, अभी आपको बताया कि बेबल प्लान कब आया था, कि जो देसाई लियाकत भी आ गया, उसके पहले राजगोपालाचारी, तो उसके बाद बेबल प्लान था। तो क्या बोल रहे हैं कि बेबल प्लान के फेल होने के बाद जो सी राजगोपालाचारी थे वो एक पैम्पलेट निकालते थे, उसका नाम क्या था, द वे आउट, जिसमें वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था उसको, उसके सोल्यूशन की बात करते थे। तो क्या ये बात सही है, वो आगे देखेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो सी आर फॉर्मूला था, है ना, सी आर फॉर्मूला क्या था, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। तो जो सी आर फॉर्मूला में प्रस्तावित था वो क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण भारत की मुस्लिम आबादी जनमत संग्रह के द्वारा यह निर्णय लेगी कि उन्हें पृथक संप्रभु राज्य बनना है या नहीं। ठीक है, ये सवाल था। तो क्या ये सही बात है? तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये कौन है? ये हैं सी राजगोपालाचारी साहब। ठीक है, इन्होंने ही ये जब देश QIM जब खत्म हो गया ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो सब समझ में नहीं आया कि अब करना क्या है, तो सब अपने अपने काम कर रहे थे। कुछ कोई अपने जिनको जो ठीक लगता था वो करते थे। तो जो सी राजगोपालाचारी साहब थे उसका तो ये कंफर्म हो गया था कि पार्टी ये हमारा आज़ादी मिलेगा। तो आज़ादी मिलेगा तो उधर छेड़ दिया था मुस्लिम वाला कि हमको, मुस्लिम लीग वाला कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान ही चाहिए इनको। तो राजगोपालाचारी साहब एक पैम्पलेट बनाए थे और उस पैम्पलेट में, पैम्पलेट का नाम क्या था, द वे आउट। ठीक है, ये कब बनाए थे? 1944 में। द वे आउट में जो था वो किस चीज़ का बात करते थे? ये बात करते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पे जो नहीं बन पा रहा है, गठन ही नहीं हो पा रहा, उसका डेडलॉक को सोल्यूशन ढूंढने का बात करते थे, जिसको क्या बोलते थे? CR फॉर्मूला, CR फॉर्मूला। ठीक है, ये मेनली CR फॉर्मूला में किस चीज़ की करते थे? जो कांग्रेस और लीग की एक दूसरे को कॉपरेट करे। अब इसमें सपोर्ट क्या क्या था? ये CR फॉर्मूला में पहला बात था, ये बोले कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करे, है ना, किस चीज़ के लिए? कि जो डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस है हमारा, कि पहले आज़ादी चाहिए, उस बात पे कांग्रेस, जो लीग है वो कांग्रेस को सपोर्ट करे। ठीक है, और जब हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, ये पहला था। दूसरा क्या था? जब हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, जब बात हो जाएगी कि वी आर गोइंग टू बी फ्री, तो हम क्या करेंगे? प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे। किसके साथ मिलके? लीग और कांग्रेस दोनों के साथ मिलके। उसके बाद उसी समय क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। बोले कि जब वॉर खत्म हो जाएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट, है ना, ये जो हमारा भारत था, इस तरह पूरा ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश को सबको लेके, है ना, बोले कि किस किस एरिया में? नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, ये एरिया में, मतलब ये जो दोनों एरिया था वो क्या था? मुस्लिम पॉपुलेटेड, जो आज का बांग्लादेश है। तो ये दोनों एरिया में हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, वहाँ के लोग से पूछेंगे। और कैसे करेंगे? प्लेबिसाइट करवा के, कि हम पूछ लेंगे कि उनको क्या करना है, उनको इसी में रहना है ना, या पार्टीशन करवाना है, या कैसे डिसाइड करना है, ये पूछ लेंगे। अगर ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमको क्या चाहिए? पार्टीशन, तब हम लोग क्या करेंगे कि पूरा पार्टीशन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? डिफेंस, कॉमर्स, है ना, और कम्युनिकेशन एक साथ ही डील करेंगे हम लोग। कि इंडिया पाकिस्तान का क्या होगा? डिफेंस इकट्ठे होगा, है ना, कॉमर्स इकट्ठे होगा और कम्युनिकेशन इकट्ठे होगा। लेकिन वो लोग ठहरे क्या? ढीठ। उनको तो क्या चाहिए था? जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। उनको तो चाहिए था कि हमको नहीं, हमको अलग ही कर दो भाई, हम खाना भी नहीं बना सकते। देखिए, परिवार में लड़ाई जब होता है ना, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या बोलते हैं? कह रहे एक काम करो, खाना तुम लोग अलग बना लो, बाकी जमीन, है ना, जो कारोबार है, ये सब एक साथ रहने दो। लेकिन जिसका एकदम बौड़ाया हुआ रहता है ना, जिसकी बीवी एकदम चढ़ा के रखती है कि नहीं, अलग ही कर दीजिए, खाना क्या, सब कुछ अलग कर दीजिए, जमीन जायदाद सब अलग कर दीजिए, तो देखिएगा जो ज़्यादा चिढ़ता है ना वो बर्बाद हो जाता है। वही हाल हुआ पाकिस्तान का। ये इतना बढ़िया बात बताया कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब एक साथ रखेंगे, बाकी तुम अपना देखना, सब कुछ अपना सरकार बनाना, लेकिन ये सब इकट्ठे रखेंगे। बोला नहीं 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 नहीं, हमको अलग कर दो। ठीक है, ये टर्म्स जो जब दे रहे थे राजगोपालाचारी साहब, वो कब था? जब हम आज़ाद हो जाएंगे तब। ठीक है, इसी प्रपोजल पे इनफैक्ट क्या हुआ कि जो सी राजगोपालाचारी के कहने पे गांधी जी रेडी होते कि ठीक है, जिन्ना से बात करा। ठीक है, तो वो जिन्ना से बात करने आते हैं गांधी जी, जेल से निकल के, है ना। तो जेल से निकलने के बाद गांधी जी, इसके पास जो जिन्ना साहब थे, उनके पास क्या था? 2 नेशन थ्योरी, कि 2 नेशन बनना चाहिए। जब आज़ाद हो तो 1 नेशन में नहीं, 2 नेशन बनेगा। ठीक है, 2 नेशन थ्योरी के साथ ही आए थे। और जब ये जो जिन्ना साहब ना, इनका जो प्रपोजल था सी राजगोपालाचारी को, उसको क्या बोलते पता है? कि ये म्यूटिलेटेड एंड ईटन मोथन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कि मतलब कि कटा फटा घिसा पिटा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ है ही नहीं मिलेगा। इसलिए तो इसी बेस पे गांधी जिन्ना टॉक्स होता है ना, गांधी जिन्ना टॉक्स, GJ टॉक्स,
है ना, जीजे टॉक्स होता है, गांधी जिन्ना टॉक्स, जिसमें जिन्ना के पास टू नेशन थ्योरी होता है और गांधी जी आते हैं बात करने के लिए किस चीज़ पे, कि जो बेस्ड ऑन सीआर फॉर्मूला है उस पर। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि फर्स्ट विड्रॉ, है ना, टू नेशन थ्योरी, और हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस फर्स्ट की। बस जिन्ना क्या बोलता है इसके जैसा, नो। फिर ये गांधी जी बोलते नहीं, पहले हम बात क्या करेंगे, जो तुम्हारा टू नेशन थ्योरी है उसको विड्रॉ कर लो, हम इंडिपेंडेंस की बात पहले करेंगे। लेकिन जिन्ना बोलता है नो, वी विल टॉक अबाउट डिवीजन फर्स्ट देन इंडिपेंडेंस। और ये स्लोगन यहां देते हैं कि डिवाइड एंड क्विट, ठीक है, डिवाइड एंड क्विट की बात करते हैं जिन्ना। तो यहीं से ये टॉक्स भी नहीं सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो ये सवाल में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं कि क्या, कि आफ्टर द फेल्यूर ऑफ वेवेल प्लान द राजगोपालाचारी इशू द पैम्पलेट, सही बात है ना, कि जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था उसके सोल्यूशन की बात करती थी, और उनका जो पैम्पलेट था उसका नाम क्या था, द वे आउट। इसी को क्या बोलते हैं, सीआर फार्मूला। उसका दूसरा क्या है कि सीआर फार्मूला जो है प्रपोज किया गया आपकी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जो इंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन उसको प्लेबिसाइड करवा के हम लोग सेपरेट सॉवरेन स्टेट की बात करेंगे कि उनको करना है फॉर्म या नहीं करना है। ये भी सही बात है। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, है ना, कौन सा ये है, तो दोनों का दोनों क्या है, गलत है। तो इसमें पूछा क्या है कि आफ्टर द फेलियर ऑफ बेबल प्लान, तो बेबल प्लान तो इसके बाद आया था ना, तो ये क्या है, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। बेबल प्लान तो बाद में आया था ना, पहले क्या आया था, पहले सीआर फार्मूला आया, फिर देसाई फार्मूला आया, ठीक है, देसाई पैक्ट आया, उसके बाद आता है बेबल प्लान। तो इसमें क्या बोला कि आफ्टर द फेलियर ऑफ बेबल प्लान, तो पहले तो फेल कौन हो गया, पहले तो सीआर फार्मूला फेल हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि जो सीआर फार्मूला था वो प्रपोज किया गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन को ऑल ओवर द इंडिया, इंटायर की तो बात नहीं हुई थी ना, कहाँ बात हुआ था, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया की। तो ये दोनों जो है, दोनों की स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द स्यूडोनेम यूज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस व्हेन ही मेट हिटलर। सुभाष चंद्र बोस जो है ना, वो 3 बार अपना नाम क्या करते हैं, ऐसे स्यूडो नाम रखते हैं, है ना। कब कब, पहला तो वो एक बार रखेंगे जियाउद्दीन, ये हैं बोस साहब, ठीक है। तो ये ना 3 बार करते हैं। तो सबसे पहले जब उनका वो कांग्रेस से क्या होता है, मोहभंग हो जाता है, तो वो बोलते कि अब हम अपने तरीके से इंडिपेंडेंस लेंगे, तो वो 3 बार नाम बदलते हैं। पहला वो नाम रखते हैं जियाउद्दीन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जियाउद्दीन। जियाउद्दीन नाम रखते हैं कहाँ, जब वो पेशावर जाते हैं सबसे पहली बार। तो पेशावर कब जाते हैं, 1941 में पेशावर जाते हैं, और वहाँ वो अपना नाम बदल के रखते हैं जियाउद्दीन। किसके हेल्प से, एक भगत राम करके थे, उनके हेल्प से ये पेशावर जाते हैं और अपना नाम रखते हैं जियाउद्दीन। दूसरा बार ये जाते हैं जर्मनी, 1941 पेशावर से कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सीधा जर्मनी। जर्मनी में जाके हिटलर से मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम हमको हेल्प करो, हम तुमको तुम्हारे साथ लड़ेंगे, और ये जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको तुम भी हरा देना, और हमारे यहाँ से ब्रिटिश निकल जाएंगे। तो वहाँ ये नाम रखते क्या, ऑरलैंडो मजोटो, ठीक है, ऑरलैंडो मजोटो, ये जर्मनी में नाम रखते हैं। और जर्मनी से भी बात इनकी नहीं बनती है, तो वहाँ से सिंगापुर होते हुए कहाँ जाते हैं, टोक्यो जापान, ठीक है, टोक्यो जापान, और वहाँ ये इनका नाम होता है अबिद हुसैन, ठीक है, अबिद हुसैन, ठीक है। तो ये 3 बार, ये कब पहुँचते हैं टोक्यो जापान, 1943 में। इन द सेम ईयर ही वेंट पेशावर टू जर्मनी, 1941 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये 3 बार करते हैं। ये कैसे जाते हैं, ये 1941 में क्या होता है, इनको हाउस अरेस्ट में रखा जाता है, ठीक है, घर में ही बंद करके। ये वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से भाग लेते हैं, है ना, स्केप कर जाते हैं, और वहाँ से जाते हैं पेशावर। पेशावर से वो जाते हैं रशिया पहले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। लेकिन रशिया क्या है, वो वर्ल्ड वॉर ज्वाइन कर लेता है, इसलिए रशिया से वो हेल्प इनको नहीं मिल पाता है। फिर वहाँ से ये भगे क्या जाते हैं जर्मनी। जर्मनी में जाके हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर से मिलने के बाद भी इनका बात नहीं बना, तो वहाँ से फिर कहाँ जाते हैं, जापान, और जापान से फिर कहाँ जाते हैं, सिंगापुर, इस तरीके से। तो इसमें क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द स्यूडोनेम व्हेन सुभाष बोस मेट हिटलर, है ना, जब वो कौन सा नाम का इस्तेमाल किया था, तो आपको अभी बताएं कि ऑरलैंडो मजोट, ठीक है। तो हिटलर जब वो जर्मनी गए थे, तो हिटलर से मिलने के बाद कोई बात बना था, तो हिटलर से जब वो मिले थे तो वहाँ पे क्या बनाए थे, एक फ्रीडम आर्मी बनाए थे वो, है ना, ये ध्यान रखिएगा, फ्रीडम आर्मी बनाए थे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुक्ति सेना, मुक्ति सेना, ठीक है। ये क्या था, मुक्ति सेना किसका था, जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के जो इटली और जर्मनी में लोग थे ना, वही लोग मिला, उन्हीं को आर्मी बनाया गया था, और ठीक है। और वहीं फ्रीडम ऑफ आर्मी के बाद ही वहाँ उनको नेताजी की उपाधि मिलती है, किसके द्वारा, जर्मन के द्वारा, और वहीं ये स्लोगन देते हैं जय हिंद, है ना,
जर्मनी में ही जय हिंद का स्लोगन देते हैं। उसके बाद ये जापान जाते हैं 1943 में, है ना, और आबिद हुसैन के नाम से वहाँ के जो पीएम है उसका नाम क्या होता है, टोजो, उससे मिलते हैं कि हमको हेल्प करो भाई, हमारा देश को आज़ाद करो, हमारे देश बहुत तकलीफ में है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि 3 बार जियाउद्दीन, ऑरलैंडो और आबिद हुसैन, ये कहाँ, टोक्यो जापान में। ये जब वहाँ वो आर्मी बनाते हैं उसका फ़ोटो है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बस महज तस्वीरें नहीं, वो बताती है कि कैसे हम आज़ाद हुए हैं, कैसे आज जो हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो इसको समझिए और एक बात को और समझिए, पैट्रियोटिज़म और झिंगोइज़म। तो आजकल ना पैट्रियोटिज़म से ज़्यादा झिंगोइज़म आ गया है, फेक पैट्रियोटिज़म। तो झिंगोइज़म नहीं करिए, पैट्रियोटिज़म करिए, है ना, देशभक्त बनिए, फालतू के चीज़ में मत पड़िए, बिना मतलब लोग बहस करने लग जाते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, अगला जो सवाल है वो सवाल क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग देसाई लियाकत पैक्ट। अभी आपको बताए थे कि देसाई लियाकत पैक्ट कब आता है, जब सी राजगोपालाचारी का जो फॉर्मूला होता है वो नहीं चल पाता है, जब जिन्ना और गांधी के बाद जो होता है टॉक्स जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। तो भूला भाई देसाई, वो गोलमाल वाला भूला नहीं है ना, ये भूला भाई देसाई हैं जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर होते हैं। तो ये 2 लोग मिलते हैं, कौन कौन, ये हैं भूला भाई देसाई और ये कौन है, ये हैं लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो है लीग के लीडर होते हैं। बाद में जब ये पाकिस्तान बनता है, इंडिपेंडेंस पाकिस्तान बनता है, तो वहाँ के ये क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मतलब वजीर आलम। ठीक है, तो ये दोनों मिल के एक प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए, टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट, कि ऐसा करो कि एक ऐसा ऐसा बात करते हैं और हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। कब बनाते हैं, 1945 में। इसमें क्या होता है, ये दोनों में बोलते हैं कि जो कांग्रेस और लीग अगर दोनों मिल के आओगे और अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनाओगे तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, कि कांग्रेस के भी इक्वल जितने लोग होंगे उतना ही लोग लीग के होंगे। और क्या बोले कि जो 20% जो सीट होगा रिजर्व किसके लिए होगा, माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए। यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ था किनका, देसाई लियाकत पैक्ट का। क्या क्या था कि जब सेंट्रल लेजिस्लेचर में आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे या लेजिस्लेचर बनेगा तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, किसका किसका, कांग्रेस का और लीग का। ये थे कांग्रेस के और ये लीग के थे। ठीक है, तो और जो 20% सीट होगा वो रिजर्व किसके लिए होगा, माइनॉरिटी के लिए। तो यही पढ़िए कि क्या बोल रहा है कि इस समझौते का उद्देश्य द्विराष्ट्र सिद्धांत के संबंध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को दूर करना था। ठीक है सही बात है कि जो 2 नेशन थ्योरी था उसको ये दूर करना था। तो ये क्या था, ये पूछ रहा सही बात है, अरे कैसे सही बात है, गतिरोध को 2 नेशन थ्योरी को थोड़ी ना दूर करना था। ये तो बोला गया था कि दोनों मिल के सेंट्रल लेजिस्लेटर पहले बनाओ ना, 2 नेशन थ्योरी की तो बात ही नहीं हुई थी। अभी आपको क्या बताएं कि इंटरिम गवर्नमेंट की बात हुई कि फॉर्म करो जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और 20% जो है माइनॉरिटी को दे देंगे। तो इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है, क्योंकि जो पैक्ट जो था वो रिजॉल्व किसको कर रहा था, डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग विथ रिगार्ड ऑफ 2 नेशन थ्योरी, रॉन्ग। दूसरा क्या है कि केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करके एक अंतरिम सरकार के गठन पर भी जोर दिया गया जो हिंदू और मुसलमान को जनसंख्या के अनुपात में होगा। अनुपात की बात ही नहीं कही, बोला कि इक्वली दे देंगे, ये भी गलत। और तीसरा क्या बोला गया कि 25% सीट जो है अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित, 25% नहीं था, वो कितना था, 20% था, तो ये भी गलत। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि देसाई लियाकत पैक्ट जो है वो कब आया था, अभी आपको बताए हैं कि सबसे पहले क्या आता है, सीआर फार्मूला आता है। ठीक है, सीआर फार्मूला कब आता है, सीआर फार्मूला जो है वो आता है 1944 में। 1945 में क्या आता है, देसी लियाकत पैक्ट। ये भी चलता नहीं है, तब क्या आता है, वेवेल प्लान आता है। वेवेल प्लान के बाद इलेक्शन होता है, फिर कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन फिर अपना प्लान लेके आते हैं और वो पार्टीशन कमेटी बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है हमारा कि द इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन ऑफ पाकिस्तान वाज बॉर्न इन मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़। कौन ये स्टेटमेंट को बोले हैं, ठीक है, तो ये बोले हैं कौन, ये हैं आगा खान। आगा खान कौन है साहब, आगा खान जो हैं वो बहुत बड़े फैमिली से आते हैं, राजा रजवाड़ा वाला फैमिली जो होता है ना उससे आते हैं। देख आप इनके पोशाक से भी समझ सकते हैं कि ये कोई मिडिल क्लास से नहीं थे। तो ये बहुत पढ़े लिखे आदमी भी थे। इन्हीं के द्वारा ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, है ना, तो उसी के ये फाउंडर थे। ये आगा खान साहब जो थे, है ना, किनके साथ मिलकर बनाए थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, है ना, AIML। ये कब बनता है, 1906 में। कहाँ, ढाका में बनता है। ठीक है, और कौन कौन होते हैं फाउंडर, मेनली सलीमुल्लाह जो होते हैं, जो ढाका के नवाब होते हैं उनके द्वारा, उसका हकीम अजमल खान, आगा खान, बकारउल मुल्क, ये सब मिलके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाते हैं। कब, जब 1905 में पार्टीशन होता है, उसका जब स्वदेशी लॉन्च होता है, तब इनको लगता है कि नहीं,
यहाँ के जो लीडर्स हैं वो मुस्लिम के हित की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये लोग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाते हैं, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये बनता कहाँ है, ये ढाका में, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहीं और बनाया जाता है, ठीक है। आपको हिंट है कि वो अभी यूपी में जगह है, ठीक है। तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है 1954 में, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, और वो क्या कहते हैं कि वी मे क्लेम विथ प्राइड दैट कि अलीगढ़ वाज द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन एफर्ट एंड ऑफ नो आउटसाइड बेनोवलेंस एंड श्योरली इट मे बी क्लेम्ड दैट द इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन ऑफ पाकिस्तान वाज बॉर्न इन मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, ठीक है। ये 1954 में ये स्टेटमेंट देते हैं, और किनके द्वारा दिया जाता है, आगा खान के द्वारा दिया जाता है। आप सबको जिन्ना जी के बारे में तो पता ही है कि चलिए इनके द्वारा ना एक न्यूज़पेपर चलाया गया था, है ना, जो अभी पाकिस्तान का ना सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे इंडिया का हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है ना, उसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो है वो जिन्ना साहब के द्वारा चलाया गया था। उसका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उसका नाम क्या था, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, इनको भी बताने का जरूरत नहीं है, इनके द्वारा क्या बनाया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये है कौन, मोहम्मद इकबाल को क्या बोला जाता है, अलामा इकबाल, ठीक है। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर थे, ठीक है। अगला जो सवाल है वो क्या है कि असम केसरी, करमवीर, बंगाल केसरी और गांधी बूढ़ी, इस तरह का जब सवाल आए ना तो आपको ना क्या करना है कि ऑप्शन देखना है, और ऑप्शन देखने के बाद आपको समझना है, कोशिश करना है कि कैसे इसको हम एक दो तो आता ही होगा। जैसे बंगाल केसरी तो आपको तो पता ही होगा कि आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं, या गांधी बूढ़ी है तो मातंगी हजरा को बोलते हैं। तो अगर 4 का देखेंगे ए, तो 4 ए कौन सा है, सिर्फ एक से ही बन जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल है, और नहीं आए तो घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, ठीक है, कि एक भी अगर आता है, या फिर क्या देखना है कि ये देखिए कि जिसमें ज़्यादा ऑप्शन दिख रहा है कि इसमें तो 4 का ए है ना, तो आपको जाना ही इस तरीके से। इसमें तो आपको एक ही से बन जा रहा है कि, सॉरी गलत हम बोल दिए, ये तो 4 का ए है ना 4 का ए, ये देखो, ये देखिए, है ना। तो ये दोनों आपको समझ में आ रहा हो कि ये दोनों में से कोई आंसर होगा, तो इसको काट देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया कि बंगाल केसरी किसके द्वारा, आशुतोष मुखर्जी, तो क्या होगा 3 का सी, दोनों में 3 का सी है। अब कंफ्यूजन इसमें आ जाएगा कि आसाम केसरी और करमवीर। आसाम केसरी देखिए, आपको नाम में भी यहाँ कंफ्यूजन है कि बारदोलई जो है आसामी जैसा लगेगा, तो आप लगेगा ये है, लेकिन नहीं है, यहाँ गलती हो जाता है, ठीक है। तो आपको हम जो चारों पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में ब्रीफ में बता दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली ये हैं क्या, मातंगी हजरा, ठीक है। इनको बोला जाता है क्या, गांधीयन आइडियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ये विश्वास करती थी, फॉलो करती थी, इसलिए इनको बोला जाता है बंगाली में गांधी बूढ़ी, ठीक है, ओल्ड लेडी गांधी। बस यही जानना बहुत ज़रूरी है कि किनको पूछा जाता है, एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है, ठीक है। ये जो है इनका करियर जो है पॉलिटिक्स में या फिर इंडिपेंडेंस के जो लड़ाई था उसमें स्वदेशी मूवमेंट से ही शुरू हुआ था 1905 से, और ये 1932 एनसीए में भी बहुत स्ट्रांगली लड़ी थी। ये जब तामलुक पुलिस स्टेशन पे 29 सितंबर 1942 के, मतलब क्विट इंडिया के समय में, जब ये तामलुक पुलिस स्टेशन में झंडा फहराने जाती है, उसी समय इनको गोली मार दिया जाता है और इनका देहांत हो जाता है और ये मार्टियर्ड हो जाती है, ठीक है। अगला जो है ये कौन है, ये है नवीन चंद्र बारदोलई, ठीक है। ये इनका नाम है नवीन चंद्र बारदोलई। कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं आसाम के, ठीक है। और इनको टाइटल दिया जाता है करमवीर का, ठीक है। करमवीर क्या, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली फ्रीडम फाइटर थे, आसाम के लिए बहुत लड़ते हैं, ठीक है, इसलिए इनको दिया जाता है ये कौन है, ये हैं आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। ये हैं आशुतोष मुखर्जी, ये जज वज रहते हैं, ये बहुत मतलब खतरनाक नॉलेज वाले आदमी हैं। मतलब एक आदमी जो मैथ एट द सेम टाइम मैथ भी उतना ही जानता है, लॉ भी उतना ही जानता है ना। मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लॉ में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ये हाई कोर्ट के जज वज भी बन जाते हैं, है ना। सोचिए मैथ भी आता है, लॉ भी आता है, कितने पारंगत आदमी थे ये, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है बंगाल केसरी, ठीक है। इनका नाम क्या है, आशुतोष। इनके फादर मदर भी इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और इनके बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको सब जानते होंगे आप लोग कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, जो भारत जनसंघ जो 1951 में बनाया गया था उसके फाउंडर थे। जो जनसंघ है वही बाद में क्या बनता है, बीजेपी, है ना, अभी जो धूम मचाया हुआ है, ठीक है। और अगले जो पर्सनालिटी हैं इनका नाम क्या है, अंबिका गिरी राय चौधरी। ये हैं आसाम के पोएट थे, है ना। पोएट जो देखेंगे ना वो गंभीर लगेगा एकदम, है ना, सीरियस। तो इनका नाम क्या है, अंबिका राय चौधरी। इनको कहा जाता है आसाम केसरी, ठीक है। जैसे वो थे बंगाल केसरी, तो इनको बोला जाता है आसाम केसरी। किनको, अंबिका गिरी राय चौधरी को। ये कहाँ के थे, ये बारपेटा आसाम के थे, ठीक है।
और ये क्लास 8 में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जब ये स्वदेशी मूवमेंट आता है उसमें क्लास 8 में होते हैं, और छोड़ ओड़ के सब ये लग जाते हैं किस में, मूवमेंट में, कि नहीं है देश पहले आज़ाद होना चाहिए। तो आप इसको मिला लेंगे आसानी से, ठीक है। कि आसाम केसरी कौन हो गए, आसाम केसरी अभी बताया ना कि अंबिका राय, तो आसाम केसरी कौन हो जाएंगे, अंबिका राय, एक का डी, तो ये डी ऐसे ही बन गया, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है कि रिले कमीशन है ना, रेले आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। बोला जा रहा है कि इसका जो स्थापना है वो 1902 में भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी और सर सैयद अहमद खान इस आयोग के भारतीय सदस्य थे, ठीक है। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रेले कमीशन। ये जो थे इनका नाम क्या था, थॉमस रेले, थॉमस रेले, ठीक है। ये जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी, इसको और क्या बोलते हैं रेले कमीशन को, कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, है ना, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। अब नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको रेले कमीशन की जगह पे देता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, तो पहला जो ऑप्शन है उसको आप ऐसे ही गलत कर देते कि यूनिवर्सिटी प्राथमिक शिक्षा से थोड़ी ना होगा, प्राइमरी एजुकेशन से थोड़ी ना रिलेटेड है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, आपको बताते हैं कि रेले कमीशन जो है वो कब बनता है, या इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है ये 1902 में इस्टेब्लिश करता है। ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा करवाया गया, कर्जनमा के द्वारा। जो कर्जन है वो बनाता है थॉमस रेले को कि आप इस कमीशन को लीड करिए। इसमें 6 लोग होते हैं, है ना, 6 मेंबर का कमेटी बनाता है जिसका हेड कौन होता है, रेले। इसमें 2 लोग इंडिया के होते हैं, भारतीय होते हैं, और एक जो होते हैं वो बिहार से होते हैं। ये बहुत गर्व की बात है, जिनका नाम क्या होता है, सैयद हुसैन बेलग्रामी, जो गया में पैदा लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि सैयद हुसैन बेलग्रामी जो गया में पैदा लेते हैं, बाद में वो मुस्लिम लीग के लीडर बन जाते हैं। और दूसरे थे गुरुदास बनर्जी। ये दोनों को, वो जो 6 मेंबर कमेटी में 2 लोग ये थे, ठीक है। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे बाद में क्या बनता है, आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, और 1905 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में कॉलेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तो इसमें क्या है कि सैयद हुसैन बेलग्रामी, गुरुदास बनर्जी, लेकिन सर सैयद अहमद खान नहीं थे, ठीक है। तो ये दोनों, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो इसमें नीदर 1 नॉट 2 सही है, ठीक है। आपको क्या बताया कि सैयद हुसैन बेलग्रामी साहब जो थे ये बिहार के गया में पैदा लिए थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सत्याग्रह एंड इट्स एसोसिएटेड लीडर, कि सत्याग्रह और उससे जुड़े नेता का संयोजन पर विचार करिए। तो सबसे पहला कि फॉरेस्ट सत्याग्रह तमोरा, दयावती, नहीं पता है। फ्लैग सत्याग्रह नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी नहीं पता है। गुरुवयूर सत्याग्रह के कल्पन, ये भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम बिहार, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ आपको क्या करेगा, आप जोश जोश में इसको सही कर दीजिएगा। लेकिन पहले सत्याग्रही कौन थे, पहले सत्याग्रही जो थे वो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना, श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले सीएम बनते हैं वो थे। और दूसरे कौन थे, आप कमेंट करके बताइएगा। सर तो इतना बार बताएं, हम लोग भी बहुत बार आपको बताए हैं कि बिहार से पहले सत्याग्रही कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर नहीं बता रहे हैं तो आप अपना क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ही बताएं, ठीक है। तो आपको देख लेते हैं इसमें कि फॉरेस्ट सत्याग्रह जो तमोरा में हुआ था, ये जो यहाँ क्या हुआ था ना, कि ये जो दयावती है ना वो बहुत एक छोटी सी बच्ची थी, है ना, तमोरा विलेज की। ये जो तमोरा है उसी गांव की एक दयावती नाम की एक लड़की थी, जो गांधीयन मॉडल को देख के ना, जब गांधी जी का ना ऑरा था भाई, ठीक है। गांधी जी बहुत सच ए टॉल लीडर और ग्रेट लीडर, उनका ऑरा था, वो सबको मोह लेते थे, ठीक है। लोग, कितने लोग तो उनको भगवान मानते थे। आज भी इसलिए मोदी जी इतने बड़े लीडर बन गए हैं, वो लोग गांधीयन आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते दिल से, लेकिन जहाँ जाते तो हाथ जोड़ना ही पड़ता है, और पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ही वॉज गांधी, ही इज़ गांधी, है ना, वो थे, हैं और रहेंगे, सब में हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, ये 1930 में होता है कि जब गांधी जी सीडीएम शुरू करते हैं, ठीक है। सीडीएम क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसी समय गांधीयन मॉडल पे क्या है कि दयावती जो है अपने जंगल, खेत, पहाड़ को बचाने के लिए नॉन वायलेंस तरीके से बैठ जाती है। जिसमें इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेज सब था ना, वो इन लोग का जंगल बोला कि अब इसमें जंगल में नहीं जाएंगे, घास नहीं लाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए दयावती क्या करती हैं कि वो नॉन वायलेंस तरीके से बैठ जाती हैं और बोलती हैं कि इसमें विरोध क्या करना था कि घास लाएंगे, है ना, और लकड़ी लाएंगे चुन के, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, इस तरीके से कुछ था, ठीक है। तो ये सही है कि फॉरेस्ट सत्याग्रह जो तमोरा छत्तीसगढ़ में हुआ था वो दयावती के द्वारा लीड किया गया था। एक छोटी सी बच्ची थी ये, 12-13 साल की। दूसरा जो था वो फ्लैग्स सत्याग्रह। लेकिन देखिए जब भी आप मूवमेंट पढ़ेंगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आए कि जो भी, चाहे वो 12 साल की हो या 13 साल की हो या कोई बुजुर्ग हो, सब पढ़ने लिखने वाले थे, तभी उनको समझ में आया था। इसीलिए आप लोग भी पढ़िए, आप अपने अगल बगल के जो लोग हैं उनको पढ़ाइए, समझाइए, है
है ना। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि जो अपर क्लास के लोग थे वही थे। क्यों थे? क्योंकि वो पढ़ रहे थे, उनको पता था। आज भी अगर आप, उस समय ऐसा थोड़ी ना था कि सिर्फ अपर क्लास के लोग थे, लोअर क्लास के लोग भी थे, मुस्लिम भी थे, सब लोग थे। आज भी वही हाल है। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाले लोग हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और अगर जो अपर क्लास में भी जो नहीं पढ़े थे वो आज भी पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। इसलिए अपर लोअर क्लास से नहीं होता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना, SC ST, ये सबसे कुछ नहीं होता है। आप अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पता होगा, हर कुछ पता होगा। इसलिए आपने खुद पढ़िए, खुद जानकार होइए, अगल बगल को भी जानकार करिए। आपका ये क्या बनता है? एक मोरल, नैतिक जिम्मेवारी बनती है। ठीक है। दूसरा जो फ्लैग सत्याग्रह, ये नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। नागपुर और जबलपुर में भी हुआ था, जिसको पटेल लीड के थे। बाद में गांधी जी को इसी के चक्कर में जेल वेल में भी डाल दिया था। ठीक है। उसके बाद है ये गुरुबर सत्याग्रह, जो के केलपन। ये क्या है? एक मूवमेंट जो था, जो गुरुबयूर टेम्पल है ना केरला में, ठीक है, उसमें जो एंट्री के लिए था कि सारा हिंदू को एंट्री करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ब्राह्मण हैं ये लोग को जाना पड़ेगा, सबको एंट्री के लिए। तो ये मूवमेंट था जिसमें ऑल हिंदू टू एंटर द गुरुबयूर टेम्पल ऑफ केरला। इसी के लिए ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1931 को, है ना। के केलपन जो है हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये तो सही है ही नहीं। तो क्या होगा? 4 गलत, 4 गलत, ये दोनों निकल गया, है ना। 3 3 और ये तीनों सही है। ठीक है। 1 2 तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि 1 भी सही है, 3 भी सही है, 1 भी सही है। आपको मेन कंफर्म क्या करना था? फ्लैग सत्याग्रह। तो ये भी सही है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? C। अगला जो सवाल है, अगला सवाल में क्या कह रहा है? अगला सवाल में ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है उस पर विचार करना है। उन्होंने 1942 में अखिल भारतीय किसान सभा के पटना में आयोजन अधिवेशन की अध्यक्षता थी। किसी पर्सनालिटी की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि वो 1942 में ऑल इंडिया किसान सभा को वो प्रिसाइड किए थे। दूसरा कि वो जर्मनी जाते हैं, जर्मनी के स्टटगार्ट में जाते हैं और मैडम विकाजी कामा द्वारा फहराए गए तिरंगे को भारत लेकर आते हैं। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा स्टेटमेंट? कि उन्होंने 1919 में अपनी पत्रिका नवजीवन अनिसत्य, है ना, नवजीवन अनिसत्य के संपादक के जिम्मा गांधी जी को सौंप दिया, जिसके बाद नाम बदलकर नवजीवन कर दिया गया। ठीक है। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? तो ये जो पर्सनालिटी हैं उनका नाम है इंदुलाल याग्निक। इनको क्या बोला जाता था? इंदु चचा। ठीक है। इनको बोला जाता था इंदु चाचा। ठीक है। प्यार से लोग इनको इंदु चाचा बोलते थे। ठीक है। तो अगर बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हैं इंदु लाल याग्निक, बहुत ही टैलेंटेड आदमी, गुजरात के हैं। ठीक है। ये जो यंग इंडिया, नवजीवन सुने होंगे ना, ये इन्हीं के द्वारा एडिट किया जाता था। जब गांधी जी 1919 में आते हैं तो उसके बाद गांधी जी को ये सौंप देते हैं। ठीक है। ये बात सही है ना। और यंग इंडिया नाम से ना लाला लाजपत राय के द्वारा 1916 में एक बुक लिखा गया था। बाद में 1919 में गांधी जी इसको क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं। ठीक है। तो ये मैगजीन जो यंग इंडिया चलाते थे वो किसके साथ मिलकर चलाते थे? एक जमुना दास द्वारकादास थे और शंकर लाल बंकर, उनके साथ मिल गई ये यंग इंडिया मैगजीन, जो बाद में नवजीवन बन जाता है। ये इसको एडिट किया करते थे, है ना, और ये गांधी जी को बाद में सौंप देते हैं। इनके द्वारा बोला जाता है कि जब गांधी जी अरवेड़ा जेल में थे तो जब वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे तो पहला 30 चैप्टर जो है ना वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, इंदुलाल याग्निक के द्वारा। मतलब क्या ये खुद से लिखे थे? नहीं। गांधी जी ऐसे बैठ जाते थे, जेल में कोई एक खिड़की होगा उसको देखते थे और आपका पुराना समय को याद करते होंगे कि जानते हो इंदु, एक बार हम यहाँ गए थे इंग्लैंड, तो वहाँ पे ये हो गया था, ये हो गया था, और ये क्या करते थे? उसको लिखते थे, है ना। तो पहला 30 चैप्टर जो है वो गांधी जी डिक्टेट करते गए और इंदुलाल याग्निक, ये याग्निक जो है, इंदुलाल याग्निक को ये नहीं बोल दीजिएगा कि जो हमारी सिंगर है उनके दादाजी है, नहीं नहीं, वो दोनों अलग है, वो बंगाली, ये गुजराती। ठीक है। तो इंदुलाल याग्निक जो है वो लिखे थे ये। उसके बाद ये जो छठा नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है ऑल इंडिया किसान सभा का, जो कहाँ होता है? पटना में होता है ना, हमारा पटना में। कब होता है? 29 से 31 मई को 1942 में उसके ये प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। और ये फिर, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी है ना, आप यहाँ देखेंगे कि सहजानंद सरस्वती बैकफुट पे आते दिखेंगे आपको थोड़ा सा। उसके बाद ये जो मैडम कामा जो थी, उनके द्वारा जो तिरंगा फहराया गया था स्टटगार्ट में, उसको भी ये लेके आते हैं। सो ये बहुत अच्छा काम किए हैं, है ना। उसका जब देश आज़ाद हो जाता है तो 1956 में ये सेपरेट स्टेटहुड जो गुजरात का है ना लैंग्वेज के हिसाब से, उसका डिमांड जो है वो इंदुलाल याग्निक के द्वारा ही किया गया था। उसका 1957 से लेकर 1972 तक MP रहते हैं, है ना। जैसा आपको बता दी कि इनको इंदु चाचा बोला जाता था। तो ये सब था। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो क्या है? इनके बारे में बोला गया है, इंदुलाल याग्निक के बारे में। यहाँ से एक सवाल बनेगा, आपको अब क्या बताए? अभी वी हैव डिस्कस्ड ऑल इंडिया किसान सभा, बट वी हैव डिस्कस्ड कि 6th सेशन जो होता है वो पटना में होता है। यू हैव टू टेल कि ऑल इंडिया किसान सभा कब बनता है और ये
उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, पहले प्रेसिडेंट, है ना, और ये कहाँ बनता है ना, इन द कमेंट बॉक्स आप बताइए, ठीक है। उसके बाद एनजी रंगा जो है, इनको तो आप लोग सब लोग जानते हैं। एनजी रंगा जो है वो किसान के नेता होते हैं, है ना। नरेंद्र देव जो है, आपको पता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब 1934 में बनती है उसके ये बनते हैं कुछ, है ना। राहुल संकरत्यान, है ना, सब लोग आप लोग जानते हैं, इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आपको आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या है कि हु एमंग द फॉलोइंग रोट ए लेटर टाइटल सिक टू योर पोस्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में स्टिक टू योर पोस्ट या अपने पदों पर बने रहें शीर्षक से पत्र लिखा था, है ना। तो ये नन अदर दैन कौन किए हैं, ये वीडी सावरकर जी के द्वारा बोला गया था। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, सब लोग सपोर्ट किया, सब लोग, लेकिन दो पार्टी थी जो सपोर्ट नहीं किया। एक हिंदू महासभा, है ना, जिसके लीडर कौन थे, वीडी सावरकर, और एक थे लीग, मुस्लिम लीग वाले। ये दोनों मिलके ओपनली अपोज किए थे कि नहीं ये गलत बात है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए उस समय का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था, कौन कैसा क्या सोचता था, उन लोगों का अपना चीज़ है ना। वो तो वही बात हो गया कि अभी आप पैदा ले लिए और अपने बाबूजी को गाली दे रहे कि आप अंबानी क्यों नहीं है। अरे भाई तुम अंबानी उनको बना सकते हो, ठीक है। तो अभी गाली देना या अभी उनको कुछ बोलना या अभी गलत बात बोलना कि अरे काहे नहीं सपोर्ट किए थे, है ना। वो उस समय उनका क्या मन में आया था, क्या सोचे थे, क्या उनको सही लगा, वो क्या करना चाहते थे, आइडियोलॉजी डिफरेंट था इसलिए, ठीक है। तो ये बीडी सावरकर के द्वारा बोला गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में कि आप लोग अपना पद को नहीं छोड़िए, है ना, स्टिक टू योर पोस्ट, है ना। बाकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको बता ही दिए कि बिहार केसरी के बेटे हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू सब जानते हैं, अंबेडकर साहब को सब जानते हैं, ठीक है। QIM कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, 8 अगस्त को, है ना। उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, अगस्त क्रांति डे मनाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ जानने का है नहीं, यही है सावरकर साहब। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, है ना, स्वतंत्रता के बाद बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने कश्मीर में प्रधानमंत्री नेहरू के प्रतिनिधि या दूत के रूप में काम किया और 1 दशक से अधिक के निजी अनुभव और व्यक्तिगत अवलोकन के आधार पर कश्मीर और वहाँ के आबादी की वास्तविक स्थिति पर एक दिलचस्प रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है पुण्यदेव शर्मा की। ये हैं पुण्यदेव शर्मा। अगर हम बात करेंगे, ये जो चारों नाम है ना, ये बिहार के क्या हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसको अगर आप छोड़ेंगे मतलब कि आप सवाल अगर आ जाता आपसे नहीं बनेगा। ये चारों जो हैं बिहार के रहने वाले हैं और चारों फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है। तो आपको हम चारों के बारे में ब्रीफ में बता देंगे, क्या कोशिश करते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय पुण्यदेव शर्मा को ये जो रहने वाले थे, आपको थोड़ा सा हमको रहा नहीं जा रहा है इनके बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, ये नालंदा से हैं। नालंदा का एक गांव है बेलछी, ठीक है। बेलछी जो है मेरे ही ब्लॉक में है, चंडी ब्लॉक, ठीक है ना। चंडी ब्लॉक से ही हैं ये, बेलछी गांव के रहने वाले हैं पुण्यदेव शर्मा, है ना। ये 1901 में पैदा लेते हैं, और ये पैदा लेते हैं बलदेव शर्मा और चंद्रावती देवी, है ना, जो कि खुद फ्रीडम फाइटर होती हैं। तो कहा जाता है ना कि शेरनी जो है वो शेर को ही पैदा करता है। तो जिनके माँ बाप खुद फ्रीडम फाइटर रहे हों तो उनका बच्चा भी फ्रीडम फाइटर बनेगा। और ये शादी करती है मनोरमा देवी से, वो खुद भी एक फ्रीडम फाइटर होती हैं। तो पूरा परिवार फ्रीडम फाइटर है, कितना मज़ा आता होगा एकदम, ठीक है। तो ये 1919 में जब ये BHU से पास आउट होते हैं तो अमेरिका जाने के लिए कि पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ के लिए, लेकिन वो जाते नहीं हैं और वो देखते हैं देश की स्थिति को, और वो क्या करते हैं NCM में, CDM में, इंडिविजुअल सत्याग्रह में, QIM में, सब में बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये 1952 से 67 तक MLA भी रहे हैं बिहार के, और इन्हीं के द्वारा, है ना, यही बनते हैं किसके, नेहरू जी के दूत। वो जाते हैं कश्मीर में और एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, उनकी वास्तविक आबादी कैसी है, उनका इकोनॉमिकल हाल कैसा, सोशल कैसे, वो लोग क्या चाहते हैं, कि वो भारत में रहना चाहते हैं या आज़ाद होना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो भी बात था वो इन्हीं के द्वारा, पुण्यदेव शर्मा के द्वारा ही दिया जाता है। अब दूसरा जो नाम है ये है पुण्यदेव शर्मा, ठीक है। ठीक है, दूसरा जो नाम आप यहाँ देखेंगे वो है सूरजनाथ चौबे। सूरजनाथ चौबे जो हैं, सूरजनाथ चौबे, ये कहाँ के रहने वाले हैं। सूरजनाथ चौबे जो हैं वो मझौलिया गांव है, जिसको जो पहले क्या ओल्ड शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो अभी क्या है भोजपुर, वहाँ के रहने वाले थे, मझौलिया के, ठीक है। शायद डिस्ट्रिक्ट में गड़बड़ हो, है ना, तो आप माफ़ करिएगा। ये 1928 में क्या करते हैं ना, पटना कॉलेजिएट से एक्सपेल कर दिए जाते हैं, जब ये पढ़ रहे थे पटना कॉलेजिएट में। इतने इंटरेस्टिंग आदमी है ना ये सूरजनाथ चौबे की मत ही कहिए, है ना, आपको सुन के मज़ा ही आ जाएगा। तो ये क्या थे, ये थे थोड़े, ये जो पुण्यदेव शर्मा थे, है ना, ये थोड़े वो वाले थे कि पढ़ने लिखने वाले, है ना, रिपोर्ट बना देंगे, है ना, गांधीयन आइडियोलॉजी पे। लेकिन ये जो थे, ये जब इनको पटना कॉलेजिएट से एक्सपेल कर दिया जाता है 1928 में, तो ये जाके HSRA ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। HSRA कौन था, जो भगत सिंह
क्या जो पार्टी था उसको, और यहाँ जाके अपना नाम जो है सूरजनाथ चौबे ना रख के बोलते हैं कि मेरा नाम प्रकाश है ना, और प्रकाश नाम से ये बहुत फेमस हो जाते हैं और अलग अलग पे जाते हैं, बम धुआं धुआं करते हैं, ठीक है। 1931 में एक लखनऊ में बम केस होता है जिसमें ये हजारी लाल के साथ इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि हर जगह बम मरेगा, हमारे ही स्टेट में बम नहीं मारेंगे। ये फिर आते हैं 28 जून 1931 को आते कहाँ, भिखना पहाड़ी, जो अभी पटना का भिखना पहाड़ी है, जो जनरल कंपटीशन वालों का क्या बोला जाता है, पटना में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है ना, दरोगा पुलिस सब बनते हैं वहाँ, तो भिखना पहाड़ी में आके बम मार देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फेमसली, पटना कंस्पिरेसी केस, ठीक है, पटना कंस्पिरेसी केस है ना। इसके ये प्राइम एक्यूज बनते हैं सूरजनाथ पांडे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हु वाज फेमस विद देयर स्यूडोनेम प्रकाश, वो कौन थे, सूरजनाथ पांडे। कहाँ के थे, मंझौलिया गांव के, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का है। 1928 में पटना कॉलेजिएट में पढ़ रहे होते हैं, इनको एक्सपेल कर दिया जाता है। उसी साल ये जाके HSRA ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में 1931 में लखनऊ में बम मारते हैं, फिर पटना के बम मारते हैं और पटना कंस्पिरेसी केस के ये एक्यूज हो जाते हैं। बाद में इनको इसी केस के लिए इनको कहाँ, अंडमान जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। अंडमान जेल भेजने के बाद इनको फिर हजारीबाग लाया जाता है और 1938 में इनको रिलीज किया जाता है, ठीक है। और अगला जो नाम है वो आप देखेंगे क्या है, शत्रुघ्न शरण सिंह। शत्रुघ्न शरण सिंह जो है आज के शत्रुघ्न नहीं कि चप्पड़गंजू वाले, वो नहीं, ये गया के रहने वाले थे। इनका गांव का नाम है सिनौरी गांव, ठीक है। ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह जब न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे उसको देख के इंस्पायर होते हैं, गांधी को देख के इंस्पायर होते हैं और ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के फ्रीडम स्ट्रगल में लग जाते हैं, ठीक है। और ये 1990 में जब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है तो ये महज 10 साल के होते हैं और ये जाके HSRA ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो शत्रुघ्न शरण सिंह ये गया के रहने वाले हैं। इनके जो आज के जो बच्चे लोग हैं उनके पोते नाती होंगे वो सब इनका वो मनाते हैं, ठीक है। अगला जो नाम है वो नाम क्या है, शाह मोहम्मद उमैर। ये कहाँ के रहने थे, अभी जो अरवल डिस्ट्रिक्ट है ना वहीं के ये रहने वाले थे। ये राजा उजा वाला फैमिली से थे, वहीं पैदा लेते हैं। और ये कहाँ पढ़ते हैं, ये TK घोष स्कूल जो वहाँ पढ़ते हैं, फिर BN कॉलेज में पढ़ते हैं, पटना कॉलेज में पढ़ते हैं और गया रीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ठीक है। तो यही सब आपको बताना था। आपको आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप लोग सब इसको रिविजन करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।